हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे महत्वपूर्ण हैं और आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है मैगस्थनीज किसका राजदूत था। मैगस्थनीज किसका राजदूत था। आपके ऑप्शन है ए सिकंदर का, बी घनानंद का, सी सेल्यूकस का या डाइमेकस का। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा मैगस्थनीज किसका राजदूत था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है सेल्यूकस का। किसका, सेल्यूकस का मैगस्थनीज क्या था, राजदूत था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। जो ऋग्वेदिक आर्य थे वह किसकी पूजा करते थे। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक की पूजा करते थे, बी गाय की पूजा करते थे, सी वृक्षों की पूजा करते थे या माता की पूजा करते थे। जो ऋग्वेदिक आर्य लोग थे वह किसकी पूजा करते थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है प्राकृतिक की पूजा करते थे। किसकी, प्राकृतिक की पूजा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त से संबंधित, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित या स्कंदन गुप्त से संबंधित, उपरोक्त सभी से संबंधित। तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। एलिफेंटा गुफाएं मंदिरों का निर्माण किसके राजवंश शासन काल में हुआ था। जो एलिफेंटा की गुफाएं थे उनका निर्माण किसके शासन काल में किया गया था। आपके ऑप्शन है ए पाल वंश के शासन काल में, बी चाणक्य वंश के शासन काल में, चोल वंश के शासन काल में या राजकोट वंश के शासन काल में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रकूट के शासन काल में एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शन है ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सी महेंद्र वर्मन ने या सिंह विष्णु ने। तो किसने कराया था, तो आपका सही जवाब हो जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का हमने एक पोर्शन कवर कर लिया है, क्या एंशिएंट हिस्ट्री में से, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह हमने कवर कर लिया है। और आपका जो अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1906 में या 1907 में। तो कब की गई थी, आपका सही जवाब हो जाता है 1906, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी स्वामी विवेकानंद द्वारा, सी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा या श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। तो रामकृष्णन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया। जो लीग है उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए, जो पाकिस्तान का प्राप्ति को करने के लिए सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव कब किया। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1946 को, बी 16 अगस्त 1946 को, सी 17 अगस्त 1946 को या 26 जनवरी 1947 को। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है 16 अगस्त 1946, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर जो बच्चे लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे, 26 जनवरी 1947 लगाएंगे। क्यों, 26 जनवरी 1947 अधिकतर बच्चे लगाते हैं, जो आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक किसे माना गया। आपके ऑप्शन है ए इकबाल को, बी रहमत अली को, सी जिन्ना को या लॉर्ड मिंटो को। तो किसको पाकिस्तान का जनक माना गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जनक माना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी
ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने जो सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था वह भारत में कहाँ पर किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद में किया था, बी चंपारण में किया था, सी खेरा में किया था, या नोआ खाली में किया था। तो कहाँ पर किया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, चंपारण में किया था। जी ने अपना सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह किया था, कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक बन जाता है भारतीय भूगोल, क्या इंडियन भूगोल या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, या नागालैंड। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो किससे? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो मैं एक खास बात बताना चाहूँगा आपको कि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो मैं मानता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 10 से 15 नंबर का इसी वीडियो से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ही वीडियो छोड़कर चले जाओगे तो आपसे क्या पता अगले क्वेश्चन पूछ लिए जाएं जो आपका एग्जाम है उसमें आपसे अगले क्वेश्चन पूछ लिए गए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो तो आपको जरूरी ही इस वीडियो से प्रश्न मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए असम राज्य, बी केरल राज्य, सी कर्नाटक राज्य, या पश्चिम बंगाल राज्य। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, 22 जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, किन वनों में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए पर्णपाती वनों में, बी घास स्थल में, सी मरुभूमि में, या शंक्वाकार वृक्षी वन में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा घास स्थल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, घास स्थल में पाए जाते हैं। यह ऑप्शन आपको सबसे गलत ऑप्शन लग रहा होगा कि इनमें से यह ऑप्शन नहीं होगा। घास में कौन से जिराफ या सिंह पाए जा रहे हैं? तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। मगर आपको यह क्वेश्चन क्या लग रहा होगा? आपको यह ऑप्शन इनमें से सबसे गलत लग रहा होगा, मगर जो गलत है वही आपका ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मंसूरी में, बी नई दिल्ली में, सी नागपुर में, या डी देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो मैं मानता हूं कि आपको भी इस क्वेश्चन के जवाब का पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए पतझड़ी वन, बी शंक्वाधारी वन, सी घास स्थल, या उष्ण कटिबंधनीय वन। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, उष्ण कटिबंधनीय वन। जो भूमध्य रेखा है उसके निकट उष्ण कटिबंधनीय वन पाए जाते हैं। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जो वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए क्षेत्रीय बैंक, बी भूमि विकास बैंक, सी सहकारी बैंक, या नाबार्ड। तो कौन सी बैंक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड आपका सही जवाब हो जाता है। जो देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाले में जो सर्वोच्च संस्था है तो कौन सी है? नाबार्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जो मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ऑप्शन बी मुद्रा के मूल्य गिर जाते हैं। ऑप्शन सी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या ऑप्शन डी है आपके ए व बी दोनों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, ए व बी दोनों। वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई।
की जो स्थापना थी 1988 में की गई। इसका वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, इसको वैधानिक जो दर्जा मिला था वह कब दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1989 को, बी 15 अगस्त 1989 को, सी 16 जनवरी 1991 को, या 30 जनवरी 1992 तो कब संवैधानिक दर्जा मिला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 26 जनवरी 1992 को। कब मिला था? 26 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। जो बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस समय जो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 19 बैंकों का, बी 18 बैंकों का, सी 14 बैंकों का, या 11 बैंकों का। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद कौन सी है? जो केंद्र सरकार का चालू खाता है उसमें जो व्यय की जो सबसे बड़ी मदद है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ए रक्षा व्यय, किसानों की सब्सिडी, व सामाजिक सेवाओं का व्यय, या ब्याज भुगतान। तो कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन 20 का आपका जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाता है ब्याज भुगतान। जो केंद्र सरकार में बजट के जो चालू खाते हैं उनमें जो व्यय की सबसे बड़ी मदद मिलती है वह किससे मिलती है? ब्याज भुगतान से मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान। लोक प्रशासन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं? जो भारत में जो लोकतंत्र के आदर्श हैं, जो भारतीय संविधान में लोकतंत्र के आदेश हैं, उन्हें हम कहाँ पर देख सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 1 में, या प्रस्तावना में। तो कहाँ पर देख सकते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय में लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं उनको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? जो प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है, ए एकता व अखंडता को, बी धर्मनिरपेक्ष को, सी गुटनिरपेक्ष को, या समाजवादी को। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? आपसे बात हो रही है कि किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो किसको नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान क्या है? आपके ऑप्शन है, न तो कठोर है, न ही लचीला है। दूसरा है, अंतः कठोर और अंतः क्या है? लचीला है। सी लचीला है या कठोर है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपके ऑप्शन है, ए अनम्य, बी नम्य, या नम्य और अनम्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है नम्य और अनम्य। कौन सा है? नम्य और अनम्य दोनों आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यूपी ट्रिपल एससी पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह तानाशाही संविधान है, बी मौलिक संविधान है, या विकासशील संविधान है, या वकीलों का स्वर्ग है। तो क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में वकीलों के स्वर्ग आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? जो श्वसन की दर होती है वह सबसे कम कब होती है? आपके ऑप्शन है, ए चलते समय, बी बोलते समय, सी सोते समय, या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है सोते समय। किसके? जो श्वसन की दर है वह सोते समय सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय है वह कितने कोष्ठीय होता है? आपके ऑप्शन है, ए 2 कोष्ठीय, बी 4 कोष्ठीय, सी 6 कोष्ठीय, या डी 5 कोष्ठीय। तो कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 665, बी 639, सी 629 या 506। तो कितनी होती हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, 639 पेशियां होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 3%, सी 1% या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है 1%। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कौन सा फल है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए आम में, बी अंगूर में, सी केले में या सेब में। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो केले में आपकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन जो टॉपिक बन जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल राइज जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया में, बी मलेशिया में, सी फिलीपींस में या थाईलैंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, फिलीपींस में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 विजय स्तंभ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी जयपुर में, सी दिल्ली में या चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ पर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब बता दोगे तो सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर है। जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है वह किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में। तो केंद्रीय उपकरण संगठन कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, चंडीगढ़ में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पुणे में, बी कोलकाता में, सी मद्रास में या दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे में, बी बेंगलोर में, सी अहमदाबाद में या हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बेंगलोर। आपका सही जवाब हो जाएगा। आज जो हमें इस वीडियो में स्टैटिक जीके में जो पोर्शन जो सामान्य जागरूकता है आपका, उस पोर्शन में हम क्या विशेष संस्थान कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आज की जो वीडियो है जो प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि अधिकतर हम इस पर अनुसंधान और संस्थान पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का जो स्टैटिक पोर्शन है वह क्या है? संगठन और अनुसंधान से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी चंडीगढ़ में या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका यूपी SSSC पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर आप विशेषकर ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए जयपुर में, बी नई दिल्ली में, सी हैदराबाद में या पटना में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। आपका सही जवाब हो जाता है हैदराबाद। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नागला बांध, बी भाखड़ा बांध, सी मेथन बांध या हीराकुंडा बांध। तो कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है? सबसे बड़ा नहीं पूछा गया आपसे, सबसे लंबा बांध पूछा गया है। तो सबसे लंबा आपका कौन सा बांध हो जाएगा? हीराकुंडा बांध आपका सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वेटिकन सिटी, बी टोंग, सी न्यूयॉर्क या
मोनाको। तो कौन सा दुनिया का सबसे छोटा देश है? तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बनारस को, बी कांचीपुरम को, सी मुंदेर को, या डी भुवनेश्वर को। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, भुवनेश्वर को कहा जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। अगर मैं मानता हूं कि अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी है तो आपको इस वीडियो से यूपी SSC पैट में आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर का जरूर मिलेगा। तो अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।